Subscribe to Himanshu tutorial and click on the bell icon to never miss an update. हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं हिमांशु और आज के इस वीडियो में ना हम सेल को एक्चुअली पढ़ रहे थे। हमारा पहला चैप्टर था 9th का, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। उसी को आगे की ओर बढ़ाएंगे हम। और पिछले क्लास में हमने क्या क्या देख लिया था, एक बार जल्दी से मैं आपको रिवाइज़ करवा देता हूँ। हमने देखा था सेल को देख लिया था, उसका डेफिनेशन देख लिया था, क्लियर है ना। हमने सेल के प्रॉपर्टीज़ वगैरह देख लिए थे थोड़ा बहुत, और साथ साथ सेल थ्योरी देख लिया था। उसमें कुछ साइंटिस्ट से थे जो रिलेटेड, जैसे सेल्डन हो गए, स्वान हो गए, वर्च्यू हो गए। फिर हमने रॉबर्ट हुक को देखा, फिर हमने एंटोनी वॉन लीeuwenhoek को देखा। तो इन सब के बारे में हमने देख लिया था और इन सबको याद भी कर लिए होगे, ठीक है ना। अगर वीडियो नहीं देखे होगे पिछला तो पिछला ज़रूर देखोगे, नहीं तो फिर आगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। देखो ये जो चैप्टर है ना, सेल और टिश्यू खास करके, और साथ ही साथ डाइवर्सिटी, ये 3 चैप्टर कुछ इस तरीके के चैप्टर हैं कि उसके पिछले सारे जो टॉपिक्स होते हैं ना, वो अगले टॉपिक से लिंक होते हैं। तो ये 3 चैप्टर जब तक चले, है ना, सेल, टिश्यू और डाइवर्सिटी, आपको एक एक वीडियो देखना है। यानी ऐसा नहीं करना है कि एक स्किप करके आप अगला देख रहे हो। अगर आप अगला देखोगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, और आपको अगर समझ में नहीं आता तो उसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल एक एक करके देखोगे, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेल का शेप, साइज और नंबर, ठीक है। और किन किन बातों पे डिपेंड करेगा ये सब चीज़, इन सब को देखेंगे। तो देखते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा शेप, साइज एंड नंबर ऑफ सेल। सेल का शेप, साइज, नंबर। देखो, शेप, साइज, नंबर तो समझते होगे ना। नंबर समझ रहे हो आप, 1 है, 2 है, 1000 है, लाख है, करोड़ है ना, जो भी। साइज समझते हो आप, छोटा है, बड़ा है, ठीक है ना, ये साइज हो गया। शेप क्या है, शेप मीन्स आकार। कोई सर्कुलर है, कोई ओवल है, कोई इलिप्टिकल है, ठीक है ना, कोई इलोंगेटेड है। सो दिस इज व्हाट शेप। अरे क्लियर है ये सब। अब देखोगे, ध्यान से देखना यहाँ पे। तो सबसे पहले ना हम शेप को डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले शेप को डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट नंबर में। तो देखो शेप में हो क्या रहा है कि जो डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं ना, उसके शेप भी क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ध्यान से रखना, ध्यान से देखना यहाँ पे कि जो डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं उसके जो शेप होते हैं ना, वो भी वेरी करता है, यानी डिफरेंट होता है, ठीक है। और ये जो शेप होता है ये मेनली बस एक बात पे डिपेंड करता है, और वो क्या है कि द फंक्शन दैट दे परफॉर्म। ये सेल, ये पर्टिकुलर सेल किस फंक्शन को कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग ना उसका शेप होगा। देखो मैंने यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं, इसी को एक एक करके समझना है। जैसे देखो अमीवा, अमीवा का इरेगुलर शेप होता है। आपको याद होगा अमीवा, आपने पढ़ा होगा शायद, तो आपको याद होगा अमीवा के शेप क्या होता है, इरेगुलर होता है। उसमें याद करो स्यूडोपोडिया होते हैं। स्यूडोपोडिया क्या होते हैं, थोड़े से जो स्ट्रक्चर बाहर निकले होते हैं ना कहीं कहीं पे, उसी को स्यूडोपोडिया बोलते हैं। और वो उसके हेल्प से करता है क्या, इरेगुलरिटी है उसके शेप में, इसकी वजह से वो क्या करता है, अपना शेप चेंज करता रहता है। वो स्यूडोपोडिया को बड़ा छोटा कर सकता है, उसके हेल्प से वो फूड वगैरह को कैप्चर कर लेता है, ठीक है ना। तो इसका जो शेप है इसके फंक्शन से रिलेटेड है। अगर इसका शेप कुछ इस तरीके का नहीं होता तो ये फूड को कैप्चर नहीं कर पाता, फिर उसे अंदर इनगल्फ नहीं कर पाता, ना ही इसके पास हाथ पैर है। सिंगल सेल्ड का तो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। आगे देखना, जाइलम फ्लोएम आपने पढ़ा होगा। जाइलम फ्लोएम प्लांट में होते हैं। जाइलम जो होता है वो बेसिकली वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम जो होता है वो बेसिकली फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ट्रांसपोर्टेशन करना है, दैट मीन्स ट्रांसपोर्ट। जहाँ भी वर्ड आ रहा है ना वहाँ पे हमें एक चीज़ तो ज़रूर समझ में आ रहा होगा कि चीज़ों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है और दूर दूर तक ले जाना है, ठीक है ना। ट्रांसपोर्टेशन का यही मतलब होता है। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए यहाँ पे क्या है, इसके सेल्स कैसे होंगे, इलोंगेटेड होंगे, ट्यूबुलर। क्योंकि देखो ले किसको जा रहा है, वाटर को या फूड को। तो ले जाने के लिए एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होना चाहिए। जैसे देखो ये है, इसके अंदर एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है। उसमें अगर मैं मान लो वाटर को फ्लो करवाता हूँ तो यहाँ से यहाँ तक तो पहुँच जाएगा ना एटलीस्ट। यही पाइप अगर और बड़ा होगा तो और दूर तक पहुँच जाएगा। तो एक ट्यूबुल्स लाइक स्ट्रक्चर है, क्लियर है ना। और एलोंगेटेड मीन्स लंबाई इसका ज़्यादा है, ताकि चीज़ों को एक जगह दूसरे जगह आसानी से पहुँचा सके। और इसका फंक्शन भी तो यही है। आगे देखो, नर्व सेल जो है होता है वो एलोंगेटेड और ब्रांच्ड होता है। नर्व सेल का भी सेम फंक्शन, ट्रांसपोर्टेशन ही समझ लो आप, लेकिन मैसेज का ट्रांसपोर्टेशन है ना। यानी मैसेज का कम्युनिकेशन करवाना है, एक जगह से दूसरी जगह मैसेज को ट्रेवल करवाना है। फॉर एग्जाम्पल देखो, अभी देखो मैं चाह रहा हूँ इस हाथ को ऐसे ऊपर उठाना, अभी बस चाह रहा हूँ, तो ये मैसेज ब्रेन से
हैंड तक जाना है तब ना फिर इसमें कुछ कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन हो पाएगा इधर मसल्स वगैरह में, तो हाथ ये ऐसे ऊपर उठ पाएगा। ठीक है, तो मैसेज का ट्रांसपोर्टेशन होना है यहाँ पे। तो इसके लिए क्या चाहिए कि जो वायर लाइक स्ट्रक्चर जो हमारे न्यूरॉन्स है यानी नर्व सेल हैं वो कैसे हैं, लंबे लंबे होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, आप घर में इलेक्ट्रिसिटी होता है, अब इलेक्ट्रिसिटी का जो सप्लाई होता है वो वायर के थ्रू होता है, घर में भी वायर लगे होंगे, ठीक है ना, तो वायर के थ्रू लगा होता है। अब देखो वायर कैसा होता है, बिल्कुल पतला सा होता है ना। हाँ, उसमें थोड़े बहुत कहीं थिकनेस ज़्यादा होता है, वो तो डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिसिटी आपने पढ़ रखा होगा थोड़ा बहुत कि कितना कितना करंट चाहिए तो कैसा वायर लेना है हमें, ताकि वहाँ पे शॉर्ट सर्किट ना हो, लोडिंग है ना, कितना लोड ले सकता है वो वायर, तो वो सब अलग चीज़ें हैं। लेकिन वो इलोंगेटेड ही होता है, इलोंगेटेड ही होता है वायर भी। तो जस्ट लाइक हमारे बॉडी में भी तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ही ना जा रहे हैं, तो उसे आप वायर समझ लो, इस नर्व सेल को ना वायर समझ लो। तो वायर कैसा होना चाहिए, इलोंगेटेड। ब्रांच इसलिए बोल रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि वो क्या है ना कि हमारे बॉडी के सभी तरफ फैले होंगे न्यूरॉन्स, अरे समझ में। तो ब्रांच होने से ये फायदा होगा कि जहाँ भी पहुँचना है वहाँ आराम से पहुंच जाएगा, ठीक है ना। आगे देखो, मसल सेल्स जो होंगे ये भी इलोंगेटेड होते हैं, लेकिन साथ साथ ये कॉन्ट्रेक्टाइल होते हैं। अब कॉन्ट्रेक्टाइल होने की वजह से क्या होगा, इसमें कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन होगा। देखो मैंने पिछले क्लास में भी पढ़ाई बताया मैंने, मसल सेल्स को हम सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे, बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। हो सके तो मैं कोई एनिमेटेड वीडियो भी डालूंगा इस पर ताकि आपको समझ में आए। आगे देखो, आरबीसी का जो शेप होता है वो वाई कनकेव होता है। इसकी वजह से क्या होता है ना कि ये ब्लड में ना, ब्लड मीन्स एक्चुअली ये भी तो ब्लड ही है, ब्लड का एक पार्ट ही है ना। ब्लड में सब कुछ आ जाते हैं, प्लाज्मा आ जाते हैं, आरबीसी आ जाते हैं, डब्ल्यूबीसी आ जाते हैं, प्लेटलेट्स आ जाते हैं, सब कुछ पढ़ेंगे हम टिश्यू में, यहाँ नहीं। तो यहाँ इससे फ़ायदा क्या हो रहा है ना कि ये उस फ्लूइड में, उस पर्टिकुलर प्लाज्मा के फ्लूइड में ये आराम से ना फ्लो कर सकता है, फ्लोट कर सकता है, ठीक है। तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकता है। और आपको अगर थोड़ा सा याद हो तो आरबीसी क्या करता है ना, आरबीसी ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है, क्योंकि आरबीसी में एक स्पेशल कंपोनेंट प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन दैट इज, उसके में भी दो पार्ट्स होते हैं, हीम और ग्लोबुलिन प्रोटीन। तो हीम वाला जो पार्ट होता है ना वो आयरन का बना होता है, और वही कैरी क्या करता है, तो ऑक्सीजन को कैरी करता है। एक हेमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल जो होता है ना वो 4 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है। अनीमिया के केस में क्या होता है, आयरन की कमी हो जाती है, तो ऑक्सीजन को सही तरीके से वो बाइंड नहीं कर पाता है हेमोग्लोबिन, क्योंकि आयरन की कमी हो गई तो हेमोग्लोबिन नहीं बनेगा, और हेमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो फिर ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाएगा, और जब कैरी नहीं करेगा तो वही फिर थकान होता है इंसान को, है ना, जल्दी लोग थक जाएंगे एनीमिया वाले। आगे देखो, डब्ल्यूबीसी का जो शेप है वो इरेगुलर। तो ये सब कुछ शेप मैंने यहाँ दिखा रखा था, लिख रखा था, क्लियर है ना, इसे आप लिख लोगे। आगे देखना, दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है साइज। तो देखो यहीं से हम चल रहे हैं, शेप देख लिया हमने, अब हम क्या देख रहे हैं, साइज देख रहे हैं। नंबर में बेसिकली कुछ है नहीं, है ना, नंबर में बस 1-2 पॉइंट लिखने हैं। जो भी समझना है ना, जो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड समझना है, वो साइज ही समझना है, ठीक है। शेप भी यहाँ क्लियर हो गया होगा, साइज थोड़ा सही तरीके से समझोगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं थोड़े हाई लेवल के, है ना, तो इसे पहले समझना पड़ेगा हमें, बहुत सारी चीज़ों को समझना है यहाँ पे। देखो साइज जो है सेल का ये भी वेरी करेगा। जैसे देख लो, कुछ माइक्रोस्कोपिक होते हैं, कुछ क्या बहुत सारे, मच ऑफ द सेल मैं यहाँ लिख सकता हूँ, है ना, मच ऑफ सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक वाइल सम आर बिग इनफ। लेकिन बहुत सारे इतने बड़े होते हैं ना कि वो हमारे खुले आंखों से भी देखे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रिच एग, दैट इज ऑल्सो ए सिंगल सेल, है ना, लेकिन उसे हम देख सकते हैं, क्लियर है। आगे देखना, तो साइज ऑफ सेल जो होता है ना वो माइक्रोमीटर में मेजर करते हैं, जिसे पहले माइक्रोन भी बोला जाता था, ठीक है। तो देखो इसका सिंबल ये है माइक्रोमीटर या माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मिलीमीटर या फिर 10⁻⁻6 मीटर, क्लियर है। इसे आप याद कर लेना जैसे भी हो। आगे देखना, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, साइज ऑफ द सेल इज रिलेटेड टू द सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो ऑफ द सेल। इसको ना बहुत ही अच्छे तरीके से समझोगे, ठीक है। मैंने यहाँ लिख तो दिया है लेकिन आपको समझना है। देखो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा सेल का, जैसे जैसे सेल का साइज बढ़ेगा तो देखो क्या होगा, उसका जो सरफेस एरिया और वॉल्यूम का जो रेशियो है ना, सरफेस एरिया और वॉल्यूम का जो रेशियो है वो घटता चला जाएगा। अरे समझ में, साइज बढ़ेगा तो सरफेस एरिया और वॉल्यूम का रेशियो घटेगा। अब इससे क्या होगा ना कि जो एक छोटा सेल था, देखो इसको इस तरीके से समझोगे, एक छोटा सेल है तो उसके अंदर जो भी चीज़ें चाहिए
उसके लिए उसका पूरा जो सरफेस एरिया जो भी है, जो भी सरफेस एरिया प्रेजेंट है, वहां से उसका एक्सचेंज होगा चीज़ों का, ताकि वो अंदर आ सके या बाहर जा सके। क्योंकि चीज़ों को अंदर आना और बाहर जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि याद करो आप, सेल के अंदर बहुत सारे रिएक्शंस हो रहे हैं, तो चीज़ जब तक अंदर नहीं आएंगे वो रिएक्शन को फैसिलिटेट नहीं कर पाएगा। और रिएक्शन के साथ साथ बहुत सारे बेस्ट मटेरियल भी बन रहे हैं, तो वो उनका बाहर भी निकलना ज़रूरी है। तो जब तक ये सब चीज़ें चल रही है सही तरीके से, तभी तक तो सेल लिविंग होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि वो जो भी सरफेस एरिया प्रेजेंट है छोटे सेल में, वो एनफ है चीज़ों को लाने और ले जाने के लिए। क्योंकि अभी देखो सेल छोटा सा है, रिक्वायरमेंट भी कम है एक्चुअली, साइटोप्लाज्म जितना है उतना ही ना होल्ड कर पाएगा, वो रिएक्शंस वगैरह कर पाएगा। अब देखो जैसे जैसे सेल का ये जो साइज़ है वो बढ़ रहा है, तो आप सोच रहे होगे सर उसका सरफेस एरिया भी बढ़ रहा है, लेकिन अगर तुम वॉल्यूम निकालो, मतलब रेशियो निकालोगे सरफेस एरिया और वॉल्यूम का, तो वो पुराने वाले सेल के मुकाबले क्या होगा, इस बार घट जाएगा। क्लियर है ना, यानी इस बार वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। अब देखो, तो इसके कारण क्या होगा कि अब पिछले वाले के कंपैरिजन में, देखो मैं कंपेयर कर रहा हूँ उससे, पिछले वाले के कंपैरिजन में बहुत ही कम सरफेस एरिया होगा जो कि चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन करे, यानी एक्सचेंज करे, अंदर बाहर उसका मूवमेंट करे। और इस वजह से सेल की जो एक्टिविटी है ना वो रिड्यूस हो जाएगी। दैट मीन्स आप ये बोल सकते हो कि जो एक सेल होता है छोटा वाला, एक जो जिसका साइज छोटा है, वो सेल ज़्यादा एक्टिव है एज कंपेयर टू द बिगर वन। जो सेल ज़्यादा बड़ा हो जाता है उसकी एक्टिविटी कम जाती है, ठीक है ना। तो इसीलिए आपने एक चीज़ पढ़ा होगा कि एक सेल जो होते हैं ना, वो एक सर्टेन टाइम के बाद डिवाइड कर जाता है। तो देखो साइज बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, फिर डिवाइड करके छोटा हो गया, फिर से छोटा छोटा हो गया ना, दो डॉटर सेल्स बन गए ना दो, तो यहाँ से फिर से दो हो गए, अब फिर से साइज बढ़ा बढ़ा बढ़ा, फिर से दो हो गए। अब उसी में से कुछ कुछ सेल डेड भी करते हैं, क्योंकि हर सेल की एक अपनी लाइफ स्पैन भी होती है। तो ये शायद आपको क्लियर होगा, ठीक है ना, इसे आप जल्दी से नोट करोगे। क्वेश्चन आ जाता है कि द साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन, साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन, और सबसे पहला ऑप्शन ही रहेगा साइज ऑफ सेल। और बच्चे देखते हैं बस साइज साइज मैच हो रहा है, टिक करके निकल लेते हैं, है ना। तो ये गलती आप नहीं करोगे, देख लो ध्यान से समझोगे। यहाँ मैं इसे नोट बना के लिख दूंगा। जो साइज होता है ऑर्गेनिज्म का वो नंबर, ये सॉरी, साइज ऑफ सेल पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है। डिपेंड इस बात पे करता है कि उसमें नंबर ऑफ सेल्स कितना है। आ रहा समझ में, यानी एक नोट बना के यहाँ पे लिख लोगे, size of organism does not depends on size of cell। साइज ऑफ सेल पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि अगर ऐसा होता ना, अगर डिपेंड करता तो देखो क्या होता। अगर साइज ऑर्गेनिज्म का साइज ऑफ सेल पे डिपेंड करता, तो फिर आप दो एग्जांपल सोचो, एक बिल्कुल ही छोटा ऑर्गेनिज्म और एक बिल्कुल ही बड़ा ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल मैं दो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे सोच रहा हूँ, एक बिल्कुल ही छोटा यानी फ्लाई, ठीक है ना, मक्खी, समझ रहे हो ना, और दूसरा एक बहुत ही बड़ा, दैट इज एलिफेंट, ठीक है। अब मैं इन दोनों से एक एक सेल निकाल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे पढ़ना है उस सेल को, और दोनों ही एनिमल सेल है ना, तो दोनों में तो सिमिलैरिटी हो गई, आपने पीछे पढ़ रखा है, तो मुझे पढ़ना है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इस फ्लाई वाले सेल को मैं लूँगा ना तो मुझे कुछ दिखेगा ही नहीं, तो इसे रहने देते हैं। मैं एलिफेंट वाले से सेल निकाल के और ऐसे ही पढ़ लेता हूँ, मुझे माइक्रोस्कोप लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। आपको पता होगा एलिफेंट के केस में भी आपको माइक्रोस्कोप लगाना पड़ेगा। तो ये प्रूफ करता है ना इस बात को कि जो साइज होता है ऑर्गेनिज्म का वो साइज ऑफ सेल पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि अगर करता तो हमें माइक्रोस्कोप लगाने की ज़रूरत थी ही नहीं। हम आराम से एक एलिफेंट के सेल को निकालते हैं और उसे बस वहीं पे पढ़ लेते हैं। हम लोग एक एक चीज़ को देख लेते हैं ना, सेल के अंदर न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सब कुछ हमें दिख जाता। हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत ही नहीं थी, हमें लैब की ज़रूरत ही नहीं थी, ऐसे ही देख लेते। तो ये बात को आप याद रखोगे, ठीक है। अब देखो यहीं पर कुछ और भी पॉइंट्स हैं, उन सब चीज़ों को लिख लोगे। देखो कुछ पॉइंट्स है, यानी याद करने वाले कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे देखो सबसे पहला पॉइंट है द स्मॉलेस्ट सेल। तो जो स्मॉलेस्ट सेल है
ये तुम्हारा है माइकोप्लाज्मा। आपने सुना होगा माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ के नाम से आपने सुना होगा। तो देख लो यहाँ पे माइकोप्लाज्मा, ठीक है ना। तो ये पहला सेल हो गया हमारा माइकोप्लाज्मा। अब दूसरा देख लो लॉन्गेस्ट सेल। लॉन्गेस्ट से देखो यहाँ भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एक होता है लॉन्गेस्ट सेल, ठीक है ना, और एक होता है ना लार्जेस्ट सेल, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट सेल हो गया माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा यहाँ वाई हो जाएगा, ठीक है, माइकोप्लाज्मा। लॉन्गेस्ट सेल जो होता है ये हमारा होता है नर्व सेल, ठीक है ना, और लार्जेस्ट सेल जो होता है ये होता है ऑस्ट्रिच एग, और ये आपने याद किया होगा कभी। तो इन तीन चीज़ों को याद रखना, अक्सर बीच में इससे क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो गया क्या, शेप हो गया बिल्कुल अच्छे तरीके से, साइज हो गया बिल्कुल अच्छे तरीके से। अब हमारा तीसरा जो टॉपिक इसी में बच गया वो हो गया नंबर, यानी नंबर ऑफ सेल। तो अब हम देखेंगे नंबर ऑफ सेल। तो देखो बिल्कुल ही आसान है, नंबर दैट मीन्स संख्या उसका कितना है नंबर में, ठीक है ना। अब देखो ये इस बात मतलब ये जो नंबर ऑफ सेल है यही डिसाइड करेगा ऑर्गेनिज्म कितना बड़ा या छोटा है। अभी जो हमने दो एग्जांपल लिया था, एक फ्लाई और एलिफेंट का, तो इसमें अगर मैं नंबर को कंसीडर करूं तो फ्लाई के केस में नंबर ऑफ सेल क्या है, कम है एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन केस ऑफ एलिफेंट, ठीक है ना। इस बात को याद रखो, यानी द साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सेल। और नंबर ऑफ सेल देखो बढ़ेगा कैसे, तो बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में हो क्या रहा है, एक सेल से दो, दो से चार, चार से आठ, अगर कंडीशन फेवरेबल रहा तो जब तक उसकी लाइफ स्पैन रही तब तक ऐसे ही मल्टीप्लाई चलता रहेगा। देखो एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन भी जो होते हैं ना सेल के, वो दो टाइप के होते हैं, ठीक है, वो सब मैं बाद में पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। जैसे कहीं आपने पढ़ा होगा ना स्पर्म ओवम का जो फॉर्मेशन होता है, तो वहाँ पे एक अलग ही डिवीज़न होता है जिसे मियोसिस बोलते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि एक ही सेल बनते हैं वहाँ पे, है ना। वहाँ पे एक्चुअली बन तो जाते हैं चार चार, लेकिन वहाँ पे कुछ केस अलग हो जाता है, मैं उसे बता दूंगा आपको, ठीक है ना, बाद में। लेकिन कहीं कहीं पे क्या होता है कि मतलब एक सेल से सिंपली दो सेल बनते हैं। वैसे करता हूँ ना, बता ही देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग फिर सोचते होगे सर बोलते हैं बस बता दूंगा, पता नहीं कब बताएंगे। देखो ध्यान से देखो, तो जो बस साइड से मैं बता रहा हूँ, जो डिवीज़न होता है सेल का ये फिलहाल दो तरह के होते हैं। सबसे पहला तो हो गया माइटोसिस एंड द सेकेंड वन इज मियोसिस। ये दो याद रखोगे आप। माइटोसिस के केस में देखो क्या होगा, पहला केस में देखो मान लो ये सेल है, ठीक है, ये 2n सेल है, क्या है 2n सेल है। तो ये 2n से ना दो सेल बनेंगे, कितने सेल बनेंगे, दो सेल बनेंगे, और दोनों ही 2n 2n। अब देखो 2n और n मत पूछ लेना क्या होता है, मैंने पिछले क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था, है ना। 2n मीन्स डिप्लॉइड, जिसमें क्रोमोसोम पेयर्ड हो। सो ये दो सेल बन गया, दिस इज माइटोसिस। मियोसिस के केस में कुछ अलग ही हो जाता है। मियोसिस के केस में देखना क्या होता है, ये 2n रहा। अच्छा देखो डिवीज़न का मतलब समझ रहे हो ना, टूटना। देखो टूट तो रहा है, बिल्कुल टूट रहा है। अब देखो मियोसिस के केस में क्या होता है ना कि 2n से तुम्हें फाइनल प्रोडक्ट मिलता है n, 2n से तुम्हें फाइनल प्रोडक्ट मिलता है n, दिस इज द स्पर्म और ओवम, ठीक है ना। ये तो नॉर्मल सेल है, तो यहाँ पे क्या मिला, फाइनल प्रोडक्ट n मिला। अब ये पॉसिबल कैसे है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि देखो ध्यान से देखना मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा। यहाँ डिवीज़न हुआ कहाँ, अरेंज में यहाँ तो और घट गया। तो देखो यहाँ एक्चुअल में क्या होता है समझना, ये बस हम इनिशियल स्टेप और फाइनल स्टेप को ऐसे करके लिख देते हैं। एक्चुअल में देखो क्या होता है, एक्चुअल में ना बहुत सारे प्रोसेस होते हैं यहाँ पे, ठीक है, जिसे हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं स्पर्म के फॉर्मेशन को, और oogenesis बोलते हैं ओवम के फॉर्मेशन को। तो इन सब चीज़ों को बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है, लेकिन अभी नहीं पढ़ना है, उसे 12th में जाके पढ़ना है, ठीक है ना, या 10th में थोड़ा बहुत पढ़ना है। तो देखो यहाँ क्या होगा ना, इसका डिवीज़न होगा और ये 2n के दो सेल बनेंगे, फिर इसका रिडक्शन हो जाता है ये n और n में, और इसका भी n और n में। तो एक्चुअली देखा जाए ना तो इस मियोसिस के केस में ना
4 सेल बनते हैं, जिसमें से जो एक सेल होता है ना, यही होता है हमारा मेन सेल। बाकी के 3 फिर उसका अलग अलग रोल होता है ना, उसके बारे में अभी बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे, नहीं तो आपको जरा सा भी समझ में नहीं आएगा। तो आप इसे तीनों को बस भूल ही जाओ। तो इसीलिए हम डायरेक्टली क्या लिखते हैं कि 2n से अगर हमें प्रोडक्ट n मिल रहा है, सो दिस इज मियोसिस, और 2n से अगर 2 2n मिल रहे हैं, सो दिस इज माइटोसिस। तो यही होता है हमारा सेल डिवीजन, ठीक है ना। तो हम जो बेसिकली बात कर रहे हैं ना, वो इस माइटोसिस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो माइटोसिस से हो क्या रहा है, हमारा सेल का नंबर बढ़ रहा है। और याद रखना आपको, बेसिकली ना सेल डिवीजन में माइटोसिस ही होता है, मियोसिस बस वहीं पे होता है जहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन करना होता है। गैमेट मीन्स स्पर्म या ओवम। तो जहाँ पे सेक्स सेल्स बनते हैं वहाँ पे मियोसिस होता है, अदरवाइज हमारे बॉडी में जो भी सेल्स है ना, वहाँ माइटोसिस हो रहा है सिंपली, ठीक है। तो वहाँ नंबर बढ़ रहा है। अब देखोगे, और वो भी एक लाइफ स्पैन के अंदर ही, उसका लाइफ स्पैन के बाद थोड़ी ना नंबर बढ़ने वाला है। तो यहाँ देखोगे ध्यान से, नंबर ऑफ सेल क्या डिसाइड करेगा, साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म। यानी यहाँ लिख लोगे आप, नंबर ऑफ सेल डिसाइड्स द साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म। और नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा कैसे, तो ड्यू टू सेल डिवीजन, ड्यू टू सेल डिवीजन। तो जल्दी से इसे नोट कर लो आप, ठीक है। तो देखोगे बच्चों, यहाँ पे हमने देख लिया है नंबर ऑफ सेल। नंबर ऑफ सेल डिसाइड क्या करेगा, तो साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म। और नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे कैसे, तो ड्यू टू सेल डिवीजन। मैंने थोड़ा सा सेल डिवीजन भी समझा दिया है आपको। यहाँ पे देखो, बस मैंने एक अलग से टॉपिक लिख रखा है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल, क्लियर है ना। तो देखो, नंबर ऑफ सेल के आधार पे ना हम ऑर्गेनिज्म को 2 टाइप में बांटते हैं। पहला यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दूसरा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। नाम से ही पता चल रहा होगा। और ये एक क्वेश्चन बनता है सीधा सीधा एग्जाम का। ये जो आप देख रहे हो, समझ लो एक क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन मल्टी सेलुलर एंड यूनिसेलुलर, या यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो बस यही आंसर है, और ये सब आपको पता होना चाहिए। देखो, बस थोड़ा सा कुछ इसमें मुझे समझाना है, डिवीजन ऑफ लेबर। बाकी सब चीज़ बस ऐसा ही नॉर्मल है, ध्यान से देखोगे तो। सबसे पहले देखो, पहला पॉइंट तो कुछ है ही नहीं, कंपोज्ड ऑफ ओनली 1 सेल। यूनिसेलुलर है तो 1 सेल, मल्टी ढेर सारे होंगे, कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल या मोर देन 1 सेल। दूसरा देखो, एक सेल है तो लाइफ के जितने भी इसेंशियल प्रोसेस होंगे, जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, जो भी है, वो सारे प्रोसेस कहाँ होंगे, इसी सेल के अंदर होंगे, यानी विद इन ए सिंगल सेल, एक सेल के अंदर ही होंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट टाइप के सेल्स होंगे डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। और यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे हमारा ना एक तरह से टिश्यू का कॉन्सेप्ट आता है, कि जो डिफरेंट टाइप के सेल्स होंगे ना, वो भी फिर ग्रुपिंग करेगा, और सेल से क्या बनेगा, टिश्यू। आपको थोड़ा सा तो आइडिया होगा ना कि सेल होता है, फिर इसके कॉम्बिनेशन से टिश्यू बनता है, फिर हमारा ऑर्गन बनता है, फिर हमारा ऑर्गन सिस्टम बनता है, फिर क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म बनता है, फिर क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म से पॉपुलेशन बनता है, और फिर हमारा इकोसिस्टम बनता है। तो इकोसिस्टम देखो कितना बड़ा यूनिट है, नहीं, कितना लार्ज स्केल की बात कर रहे हैं, पूरे इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं। लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई, देखो तो सेल से हुई शुरुआत, है ना, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम देख रहे थे यहाँ पे क्या, कि डिफरेंट टाइप के सेल्स होंगे और वो डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करेगा। लेकिन समझो, ये जो डिफरेंट टाइप के सेल्स होंगे, फिर वो भी ग्रुपिंग करेगा और वो टिश्यू बनाएगा, और वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ही पॉसिबल है, यूनिसेलुलर में पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, जब ये ग्रुपिंग करेंगे ना, तो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दोगे कि ये सेल स्पेशलाइज्ड होंगे, है ना, उसी पर्टिकुलर फंक्शन को करने के लिए। और इसीलिए जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे ना, वो मोर प्रिसाइजली कामों को करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट इज, वैसे इसे इस पॉइंट को ना मैं अगले चैप्टर में और भी डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखना, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, डिवीजन ऑफ लेबर इज नॉट प्रेजेंट। डिवीजन ऑफ लेबर क्या है, प्रेजेंट नहीं। अब डिवीजन ऑफ लेबर को समझोगे आप, डिवीजन मीन्स बंटवारा, लेबर मीन्स जो मेहनत होता है, काम होता है, तो काम का बंटवारा बेसिकली हम बोल रहे हैं। तो यहाँ पे देखो क्या है, एक ही सेल है, उसी बेचारे को सारा काम करना है, कोई उसका दुख दर्द बांटने वाला है ही नहीं। सो देर इज नो डिवीजन ऑफ लेबर, काम का बंटवारा हुआ ही नहीं। वो चाहे या ना चाहे, उसे सारे कामों को
करना पड़ेगा। क्लियर है ना। द नेक्स्ट पॉइंट इज डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट। समझ चुके होगे आप इसको, है ना, कि यहाँ क्या होगा, डिफरेंट टाइप के सेल्स होंगे अलग अलग कामों को करने के लिए। सो हेयर कम्स डिवीजन ऑफ लेबर। इसके बाद देखो लाइफ स्पैन जो होगा ना इसका वो कम होगा। कैसे समझो, बहुत ही आसान है। एक सेल है, कोई प्रॉब्लम हो गया, मे बी कुछ चीज़ आना चाहिए अंदर, उसका ट्रांसपोर्टेशन रुक गया किसी वजह से, ये सेल गया, मतलब ऑर्गेनिज्म ही ख़त्म। एक सेल के मरने से ऑर्गेनिज्म ही ख़त्म हो गया, ठीक है ना। लेकिन हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो हर दिन ना जाने कितने सेल मरते होंगे और ना जाने कितने सेल फिर से बन जाते होंगे। तो क्या हमारा डेथ हो रहा है क्या हर दिन? नहीं ना। तो हमारा क्या है, यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का क्या है, लाइफ स्पैन ज़्यादा होता है, यानी लॉन्गर लाइफ स्पैन होता है। क्लियर है। यहाँ देखो मैंने एग्जाम्पल दो जगह लिख दिया है, तो आप लास्ट में देख लेना। अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ये सब एग्जाम्पल्स हैं। और इधर ह्यूमन हो गया, ट्री हो गया, काऊ, कैट, समझ रहे हो ना। और भी तुम एग्जाम्पल्स इसमें ऐड कर सकते हो। तो ये सब एग्जाम्पल्स हो गए हैं। अब देखोगे यहाँ पे इसके बाद हमें पढ़ना है, 1 मिनट। हाँ देखो, एक्चुअली दो एक्टिविटीज़ हैं, बस वो एक्टिविटी नहीं, सिंपल सा है, क्या है, बस एक कॉन्सेप्ट है मुझे समझाना, लेकिन उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो उसे मैं बता रहा हूँ। ये सब लिख लिए हो ना, ये तो लिख लोगे। बस अब थोड़ा सा बचा हुआ है आज, इसके बाद ख़त्म करेंगे कंपोजिशन ऑफ सेल तक जाके, है ना। बस थोड़ा सा, बोर नहीं होना है, बिल्कुल आराम से पढ़ना है, ठीक है ना। चलो देखोगे। हाँ मैं क्या बोल रहा था, एनसीईआरटी में ना एक एक्टिविटी दे रखा है, हम सेल को कैसे ऑब्जर्व करते हैं, टेम्परेरी मोल्ट ऑफ ओनियन पील कैसे तैयार करते हैं, ठीक है ना। और ये इसके पहले ही दे रखा है, एक्चुअली बुक अभी है नहीं तो मैं पढ़ के सुना देता। आप क्या करोगे, एनसीईआरटी बुक को में वो जो एक्टिविटी है ना, देख लेना कितने पेज नंबर पे, शुरू में ही होगा पहले दूसरे पेज पे, है ना। उसे क्या करोगे, आप एक बार पढ़ लोगे। उसमें बेसिकली क्या दे रखा है ना, उसका वहाँ सीन क्या चल रहा है, मैं उसे यहाँ पे समझा देता हूँ। बस दो चीज़ वहाँ पे ध्यान देने वाली बातें हैं। वहाँ कर क्या रहा है ना, कि एक तैयार कर रहा है, ये टेम्परेरी मोल्ट ऑफ ओनियन पील, है ना। तो इसे तैयार करने में देखो करना क्या है, ध्यान से समझोगे। ओनियन पील मतलब ओनियन के सेल को पढ़ने की कोशिश कर रहा है। अब ओनियन क्या है, तो एक प्लांट सेल है। इसी तरीके से हम एनिमल सेल को भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें करना क्या है, देखो यहाँ पे समझना, एक होता है टेम्परेरी मोल्ट और एक होता है परमानेंट मोल्ट। क्लियर है ना। अब देखो ये समझना, परमानेंट वाला का केस क्या होता है कि वो तो मार्केट में आपको बना बनाया मिल जाता है। क्या होता है कि ऐसे दो पतले पतले ग्लास स्लाइड होते हैं, उसके बीच में वो कुछ रखा रहता है सब्सटेंस, बस उसे माइक्रोस्कोप में लगाओ आप, उसका लेंस वगैरह फिक्स करो सही तरीके से उसको, और फिर उसे ऑब्जर्व करो आप नेचुरल लाइट में। क्लियर है ना। लेकिन यहाँ टेम्परेरी मोल्ट क्या होता है ना, ये हमें बनाना पड़ता है, ठीक है ना। अब देखो हम बनाएंगे इसको कैसे, तो ध्यान से देखना। हमें पहले देखना किसे है, ओनियन पिल को देखना। अब ये प्रेजेंट कहाँ होता है, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि होता कहाँ ये प्रेजेंट। तो आपने देखा होगा ओनियन, ठीक है ना। ओनियन के केस में क्या होता है कि उसके ढेर सारे लेयर्स ऐसे ऐसे लगे होते हैं, ठीक है ना। तो आप क्या करो, एक ऊपर वाला लेयर हटाओ, ठीक है ना। अब जैसे ही लेयर हटाओगे तो देखो, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, जो अंदर से ऐसे दिखेगा, जो गड्ढा टाइप दिखेगा ना ऐसे, यानी कॉनकेव फेस जो होगा उसका, उस कॉनकेव फेस में अगर आप गौर से देखोगे ना, तो एक बिल्कुल ही पतला सा लेयर इसमें चिपका होता है वाइट कलर का, ठीक है। अब देखना इसे करके, ठीक है ना। आप अभी वीडियो देख रहे हो, जैसे ही वीडियो ख़त्म हो आप जाके इसको करोगे घर पे, आपको मॉल्ट नहीं बनाना है, बस आप इसे देखोगे। तो ये जो कॉनकेव फेस होगा ना, इसके अंदर में एक पतला सा वाइट का लेयर प्रेजेंट होगा, बस उसे आपको निकालना है, ठीक है ना। तो उसे आप फॉरसेप्स के मदद से निकाल लोगे। आप तो बेसिकली बस हाथ से निकाल के देख लेना, क्योंकि उसके आगे आपके पास इक्विपमेंट्स है नहीं कि आप एक्टिविटी परफॉर्म कर सको, ठीक है। आपको बस देख लेना है। अब देखो इसके बाद क्या है कि उसे हम क्या करेंगे, फॉरसेप्स की मदद से लेके आएंगे हम वॉच ग्लास में, यानी या स्लाइड पे रखेंगे, वॉच ग्लास में पहले रख देंगे हम। फिर उसमें क्या करेंगे ना हम, देखो यहाँ पे बस एक चीज़ ध्यान देना, ये होता है कि वो सूख के ना मुड़ ना जाए, इसलिए उस पर थोड़ा सा हम वाटर डाल देंगे, ठीक है, ताकि वो क्या रहे, मतलब वेट रहे, ड्राई ना हो जाए। अब एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर हम प्लांट सेल को पढ़ रहे हैं तो इसमें ना
इसमें हम एक सॉल्यूशन यूज़ करते हैं जिसे हम बोलते हैं सैफ्रनिन सॉल्यूशन। आ रहा है समझ में? और अगर यही एनिमल सेल होता तो ये होता मिथाइलिन सॉल्यूशन, मिथाइलिन ब्लू एक्चुअली। तो आपको बेसिकली ये 2 पॉइंट बस याद रखना है, मैंने इसीलिए बताया कि अगर प्लांट सेल को हम पढ़ रहे हैं तो सैफ्रनिन सॉल्यूशन उसमें डालेंगे। वो सब करने के बाद और फिर क्या करेंगे ना, वही जो बाच ग्लास होता है ना इस तरीके से, तो एक ले लेंगे, इसके ऊपर वो पिल्स को लाके रखेंगे, फिर उस पर सैफ्रनिन सॉल्यूशन डालेंगे और एक और वॉच ग्लास इसके ऊपर से इसी पे रख देंगे ताकि बीच में वो दब जाए। जो भी थोड़ा बहुत वाटर होगा बाहर निकलेगा, उसको हम कॉटन से क्या करेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे या टिश्यू पेपर से उसे एब्जॉर्ब करवा लेंगे। ठीक है ना। अब ये हमारा एक टेम्परेरी मोल्ड तैयार हो गया है। अब इसको माइक्रोस्कोप के नीचे जाके वहाँ जहाँ देखना होता है ना, क्या बोलते हैं उसे, ऑब्जेक्टिव लेंस है ना, वहाँ पे रख देंगे और आईपीस से हम उसका सेटअप करके और उसे हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है। अब देखो अगर यही एनिमल सेल का केस होता तो क्या करना होता हमें, तो हम देखो क्या करेंगे। एनिमल सेल के केस में हम क्या करते हैं, हमारे जो चिक सेल होता है ना, बेसिकली हम उसे पढ़ते हैं। एक टूथपिक लेना है या टूथब्रश लेना है, ठीक है, नॉर्मल सा, उसे क्या करना है ना, और हाँ वो हार्ड नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर छिल जाएगा आपका, वो दिक्कत हो सकता है आपको। तो क्या करना है, बस टंग के इस साइड अंदर की ओर डालना है, थोड़ा सा रब कर देना है ना, थोड़ा सा स्क्रैच करना, उस पर आ जाएंगे आपके सेल्स, चिक सेल्स आ जाएंगे। उसे क्या करेंगे, हम वॉच ग्लास पे निकाल लेंगे। ठीक है ना, बस उसे थोड़ा सा इस तरीके से करके निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे, उसमें मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन डालेंगे। अब देखो ये दोनों सॉल्यूशन जो करता क्या है ना, कि उसके जो नॉर्मल जो नेचुरल कलर होता है ना, उसे सही तरीके से हाईलाइट करने में मदद करता है। आ रहा समझ में? तो ये था। देखो ऐसा करते हैं ना, जितना ही रहने देते हैं कंपोजिशन ऑफ सेल ना, आप नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नहीं तो फिर ज़्यादा हो जाएगा, फिर बोर हो जाओगे आप। तो आज के लिए इतना ही रहने दो। तो आपको करना क्या है, अब देखो आप क्या करो, चैनल को ना सब्सक्राइब कर लिया करो। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, उससे फ़ायदा क्या होगा, मैंने बहुत बार बता दिया आपको, है ना, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके पास नोटिफिकेशंस आ जाएंगे, क्योंकि देखो यहाँ अभी थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, नेट का थोड़ा इशू चल रहा है ना, तो इसीलिए कभी टाइम से मैं अपलोड करता हूँ, कभी टाइम से नहीं भी कर पाता हूँ, है ना। तो आप वेट भी करते रह जाते होगे, कभी कभी कमेंट्स भी आते हैं सर अगला वीडियो कब अपलोड होगा। तो एक्चुअली रिकॉर्डेड तो होते ही है मेरे पास, बस अपलोड नहीं कर पाता हूँ नेट के इशू की वजह से कभी कभी। तो कोई नहीं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, और अगर आपके कॉन्सेप्ट सब क्लियर होते जा रहे हैं तो बिल्कुल कमेंट भी करोगे आप, है ना, और वीडियो को लाइक कर दोगे और दोस्तों के साथ शेयर कर दोगे। चलो ठीक है, तब तक के लिए बाय और टेक केयर।